Once again class we are here to deal about the questions of gravitation. तो सबसे पहला चीज़ हम लोग बात करेंगे द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट शॉर्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बात करेंगे, मे बी थोड़ा ट्विस्टेड हो तो इस चीज़ का आप देखिएगा. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी, याद रखिएगा, ऑन अर्थ ऑन मून. ये सिर्फ और सिर्फ है जो बात घुमाने के लिए है, क्योंकि हमको पता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट एक्चुअल में कांस्टेंट होता है. द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी on earth and moon is 6.67 into 10 to power minus 11 newton meter square per kg square. Note that the value of g is always remains constant in irrespect of the location. तो ये चीज़ तो हम पहले ही बात कर चुके हैं. तो इस तरीके से क्या होता है ना, बहुत बच्चे लोग ये सोच रहे हैं कि अर्थ का तो हमको पता है सर 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 होगा, लेकिन मून का तो नहीं पता. तो वो लोग क्या करते हैं, छोड़ के चले आते हैं और इस चीज़ में उनका नंबर कट जाता है. Which force is responsible for the moon revolving around the earth? कौन सा ऐसा फोर्स है, सिंपल है, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. एक्चुअली किसी भी चीज़ का, सिर्फ मून का नहीं, सारे प्लैनेट्स का, सारे सेलेस्टियल बॉडीज का जो मूवमेंट है या फिर बोल सके एक पाथ है, ये पाथ बेसिकली है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल मोशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स. डज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन फ्री फॉलिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी. सिंपल है. जब हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग क्या सीखे थे, हम लोग ये देखे थे कि डेरिवेशन के समय एम जी इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर, और वहाँ पे हम लोग देखे थे ये एम एम कैंसिल हो गया था. सो फाइनली जी का जो एक्सप्रेशन आया था वो आया था जी एम बाय आर स्क्वायर. सो पार्टिकल का जो मास है यहाँ पे तो है ही नहीं, सो इट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी. नो, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्री फॉलिंग बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी. नेम द साइंटिस्ट हु हैव गिवन द थ्री लॉज ऑफ द प्लैनेटरी मोशन. ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसे इसका आने का चांसेस थोड़ा कम है, बट फिर भी बहुत बार ये सब क्वेश्चंस दे चुका है एग्जाम में, सो हम लोग देख लेते हैं. तो इसका नाम है जोहान्स कैपलर, जो कैपलर्स लॉ दिया था इस चीज़ के बारे में, प्लैनेटरी मोशन के बारे में. गिव द थ्री लॉज ऑफ द प्लैनेटरी मोशन. नेम द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट्स ऑन द बेसिस द ग्रेविटेशनल फोर्स द सन एंड द प्लैनेट्स, इसके बारे में. तो उसके हिसाब से ध्यान दीजिए, यहाँ पे लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बात हो रहा है, तो इसको बेसिकली न्यूटन दिया था, तो बात को कंफ्यूज नहीं कीजिएगा. न्यूटन एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द प्लैनेट ऑन द बेसिस द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट. यही ने स्टेट द कैपलर्स लॉ विच रिप्रेजेंट द रिलेशन ऑफ आर क्यूब इनटू इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर टी स्क्वायर. एक्चुअल क्या है कि आप ध्यान दोगे कि ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, मतलब कि सिलेबस से थोड़ा आउट है, क्योंकि हम लोग के सिलेबस से कैपलर्स लॉ नहीं है, बट फिर भी समझने के लिए कैपलर्स लॉ इज द प्रेडिक्टेड द क्यूब ऑफ मीन्स द क्यूब मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट मोशन फ्रॉम द सन इज directly proportional to the square of the time it takes to move this around the sun. सिंपल सा बात है, जितना ज़्यादा उसका रेडियस पाथ होगा वो उतना ज़्यादा टाइम लेगा. इसको हम लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये सन है और इसका ये ऑर्बिट है, ठीक है. तो अगर मान लीजिए इस इधर से इधर किसी प्लैनेट को मूव करने में जो टाइम लगता है, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे जाने में थोड़ा फास्टर हो जाएगा, यहाँ से मूव करने में फास्ट हो जाएगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस वन. सो ये था इस लॉ का मतलब. एक्चुअली इसका रिलेशन होता है आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, उस चीज़ को समझाया था. Which of the Kepler's law of planetary motion led Newton's establishment of the inverse square rule for the gravitation for the force between the bodies? Kepler's third law of the planetary motion led the Newton's establish of the inverse square rule for the gravitation force between the two bodies. वही जो r cube is proportional to t square था ना, इसी चीज़ के बारे में था. Name the property of the earth which is responsible for the extremely small acceleration being produced in it as a result of attraction by the other small objects. Extremely large mass of the of earth, ये बेसिकली इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और बेसिकली यहाँ पे हम लोग को बात करना है what is the acceleration produced in a freely falling body of mass 10 kgs. So acceleration produced in a freely falling body is irrespective of mass, जैसे कि हम लोग पहले भी देख चुके थे. So इसका वैल्यू कांस्टेंट होगा, दैट इज इक्वल टू 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अप्रोक्सीमेटली कभी कभी हम लोग 10 भी लेते हैं, वो अलग बात है. When an object is dropped from a height, it accelerates and falls down. Name the force which is accelerates the object. Simple gravitational force of the object earth. So give the formula of the gravitational force F between two bodies of mass m and m kept at a distance of d
टू ईच अदर। सिंपल सा बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स F मान लेते हैं और जो मास ऑफ द बॉडी इसको m मान लेते हैं, पार्टिकल के मास को m मान लेते हैं, कैप्टेड डिस्टेंस ऑफ d। तो ग्रेविटेशनल फोर्स F जो बनेगा ये बेसिकली बनेगा किस तरीके से, इट विल बी गिवन एज F इज इक्वल टू g इंटू m बाय आर स्क्वायर या डी स्क्वायर जो भी है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है बड़ा जी, दैट इज इक्वल टू 6.67 या फिर आप अप्रॉक्स 6.7 भी ले सकते हो, इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लोग और डिटेल में बात करेंगे। आई होप आज का क्लास आपको समझ आया होगा। टिल देन बाय, थैंक यू।